नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन देखने वाले हैं बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बिंदु वस्तु को समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं कि कोई भी वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच जाती है, तो अपने से विस्थापन का मान पूछा जाए तो अपन बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये वाली जो दूरी होगी वही इसका विस्थापन होगा, और इसको मैं एक्स से प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपना विस्थापन हो जाएगा। लेकिन यही एग्जाम्पल अपन इस तरीके से बोलें कि एक इस तरीके से कोई बस है जो कि सरल रेखा पे गतिशील है। तो इस तरीके से अपन माने कि ये कोई बस है। तो इस बस की गति यहाँ से प्रारंभ होकर टी बराबर 0 पे, और कुछ समय के बाद ये बस यहाँ पे पहुँच जाती है। तब अपन थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं कि इस बस का विस्थापन अपन कैसे निकालें। यानी अपने को ऐसा भी लगता है कि ये वाली दूरी क्या अपना विस्थापन हो सकता है, और कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन अपने को ऐसा भी होता है कि ये वाली दूरी अपना विस्थापन होगा। तो इसी के लिए अपने को ज़रूरत पड़ती है कि इस बस को अपन एक बिंदु से दर्शा सकें। यानी इस वाली बस को अपन एक बिंदु से दर्शा दें, जिससे अपना विस्थापन का मापन बड़ा आसानी से हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए अपन फिजिक्स में बिंदु वस्तु को परिभाषित करते हैं। तो समझिए कि बिंदु वस्तु के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए और उसका परिभाषित करने का तरीका क्या होगा, बड़ी आसानी से अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले लिखा है कि हम सभी गतिमान वस्तुओं को अति सूक्ष्म मानकर बिंदु के रूप में निरूपित करेंगे। यानी अपन जब एकविमीय गति यानी सरल रेखा में जब गति पढ़ेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, तो इस बॉल को अपन एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इस तरीके से बोल रहा है, और कह रहा है कि ये अप्रोक्सीमेशन तभी तक मान्य होगा जब तक वस्तु का आकार निश्चित समय अंतराल में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी की अपेक्षा पर्याप्त रूप से कम होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है, एक बार और देखें कि जब वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है वो वस्तु के आकार के कंपैरिजन में अधिक हो, या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि जो वस्तु का आकार है वो निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी की अपेक्षा कम है। यानी मैं कहूँ कि एक वस्तु है, जैसे ये बस है। ये बस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर चलती है, तो अपन कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर की तुलना में इस बस का जो आकार होगा 3 मीटर या 4 मीटर का, जो कि 10 किलोमीटर के तुलना में नगण्य है। तो इस केस में अपन इस बस को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। समझ में आया कि किसी भी वस्तु के द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी उस वस्तु के आकार की तुलना में ज़्यादा हो, तब उस वस्तु को अपन बिंदु वस्तु मान सकते हैं। समझ में आया ये बात? लेकिन आगे बोल रहा है कि वास्तविक जीवन में बहुत सी स्थितियों में वस्तु का जो आमाप यानी साइज है की उपेक्षा की जा सकती है। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस में अपन ऐसा ही कहेंगे, कार हो चाहे बस हो, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं तो अपन मान के चलते हैं 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे दूरियां तय करती है। तो उस केस में कार या बस का साइज अपन उस दूरी की तुलना में नगण्य मान लेते हैं। ये बात अपने को समझ में आती है, और बिना अधिक त्रुटि के उन्हें एक बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बिंदु वस्तु आपको समझ में आया होगा कि जैसे अपन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस बिंदु की तरह जो वस्तुएं होंगी वही बिंदु वस्तुएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन कहते हैं कि किसी भी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी उसके साइज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान लेते हैं। और अपन कह सकते हैं कि कोई भी ट्रेन बिंदु वस्तु हो सकती है यदि एक ट्रेन एक स्टेशन से चल के दूसरे स्टेशन पे जा रही है, और उन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी मान लीजिए 100 किलोमीटर है, तो वो वाली ट्रेन ही अपना बिंदु वस्तु कहलाएगी। तो अपने को बिंदु वस्तु कब मानना है कब नहीं मानना है, इसके लिए अपन एनसीईआरटी का एक अच्छा सा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। यानी आपको इन चारों उदाहरण को पढ़ना है और बताना है कि कौन सी वस्तुएं बिंदु वस्तुएं मानी जा सकती हैं। पहला एग्जाम्पल यह है कि दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। यानी अपन कह सकते हैं कि दो स्टेशन हैं, और बिना झटके मतलब अपन कह सकते हैं कि दो स्टेशन दूर दूर हैं। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि पहला स्टेशन और दूसरा स्टेशन मान लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उस केस में ये वाली जो ट्रेन होगी वो बिंदु वस्तु माने जा सकती है। तो इसके लिए इसने कहीं ना कहीं अपने हिंट दिया है कि
बिना किसी झटके के। देखिए स्टेशन जब पास-पास होंगे तो जब ट्रेन स्टार्ट करेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी और जब स्टेशन आ गया तो वो रुकेगी। तो इस केस में अपने को लगता है ये जो स्टेशन है पास-पास है, लेकिन ये एक ही चाल से चल रही है तो ये स्टेशन काफ़ी दूर की तरफ इशारा कर रहा है और अपन कह रहे हैं कि दोनों स्टेशन 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उस केस में अपन इस रेलगाड़ी को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो ये उदाहरण अपना बिंदु वस्तु का हो गया। चलिए एक तो ये समझ में आता है। दूसरा देखिए कि किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। देखिए वृत्तीय पथ जैसे अपन क्या करते हैं कि कोई ग्राउंड है और उस ग्राउंड में इस तरीके से इस ग्राउंड के इधर बाहर वाले इस तरीके से कोई वृत्त बनता है। तो अपन कह सकते हैं ग्राउंड में ये जो त्रिज्या होगी वो काफ़ी होगी, तो ये परिधि की लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अपन कह सकते हैं कि ये लगभग 2 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। तो अपन कहते हैं कि साइकिल है, साइकिल पर व्यक्ति है और व्यक्ति के ऊपर एक बंदर है। तो अपन कह सकते हैं बंदर का साइज़ कितना होगा? 1 मीटर से ही कम होगा। तो अपन कह सकते हैं इन 2 किलोमीटर की तुलना में वो बंदर जो है वो एक आपका बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपने को समझ में आता है कि यहाँ पे वृत्तीय पथ का जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है, तब उस केस में उस बंदर को उस वृत्तीय पथ की तुलना में बिंदु वस्तु माना जा सकता है। ये भी बात अपने को समझ में आ गई। तो दूसरा एग्जाम्पल भी अपना बिंदु वस्तु का है। चलिए तीसरा देखते हैं। ज़मीन से टकराकर तेज़ी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरती गेंद। अब देखिए यहाँ पे जो एनालिसिस अपने को करना है वो क्या करना है, देखिए कह रहा है कि ज़मीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरती गेंद, यानी अपन कह सकते हैं कि जो बॉल है वो यहाँ पे टकराई है। टकराने के बाद अपने को एनालिसिस करना है कि ये फिरकने यानी स्पिन की तरह कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये बॉल टकराने के बाद ऐसे तेज़ी से मुड़ने के बाद कैसे ऐसे चली गई, यानी ये डायरेक्शन इसकी चेंज कैसे हो गई। तो इसके लिए अपने को एनालिसिस पॉइंट ये वाला जो ग्राउंड का सरफेस होगा और ये बॉल होगा, इसका अपने को अध्ययन करना पड़ेगा। इस केस में अपन ये नहीं कहेंगे कि भई बॉल ऐसे चलती आ रही है, इसका पाथ है और ये इसका मतलब ऐसे कहें कि बॉल के आकार, तब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हिंट दे रहा है, वो कह रहा है कि टकराई है, टकराने के बाद तेज़ी से मुड़ी है, तो अपना जो एनालिसिस पॉइंट है, वो ग्राउंड का इतना सा है और बॉल ये इतना सा है। तो इनका साइज़ कंपेरेबल है, यानी इनका साइज़ तुलनात्मक है। क्योंकि अपन कह सकते हैं ग्राउंड का ये वाला और ये बॉल तो तुलनात्मक है, तो इसको तो नगण्य नहीं मान सकते। तो अपन कह सकते हैं भई यहाँ पे अपन कह सकते हैं इस बॉल को भी अपन बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रेन बिंदु वस्तु हो सकती है, लेकिन एक बॉल बिंदु वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पढ़ने का या आपके अध्ययन करने का या आपको जो बोली गई चीज़ें हैं वो क्या-क्या हैं, उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन बिंदु वस्तु है और कौन बिंदु वस्तु नहीं है। चलिए इसी तरीके से 4th एग्जाम्पल और देखते हैं कि किसी मेज़ के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर। देखिए अपन कह सकते हैं ये कोई मेज़ होगी। इस मेज़ के ऊपर कोई बोतल रखी है, स्पीकर उसी को बोलेंगे। तो इस तरीके से इस टेबल पे इस तरीके से एक बोतल रखी है, ठीक है? अब कहते हैं कि ये वाला जो मेज़ होगा वो कितना होगा? 1 मीटर ऊँचा होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं देखो कि मेज़ के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर। तो अब इसका एनालिसिस अपन करेंगे, तो अपन कहेंगे देखो फिसल कर गिरेगा, तो इसका अपन थोड़ा बहुत ऐसे पलटने के केस के बारे में भी थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो उस केस में अपन कह सकते हैं भाई 1 मीटर, तो यहाँ पे इस बॉल का सॉरी इस बीकर का साइज़ जो है वो इस 1 मीटर के कंपेयर में नगण्य नहीं मान सकते। तो यहाँ पे भी अपने को इसके पलटने के अध्ययन अपने को करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अपन इसका साइज़ बिंदु नहीं मान सकते, क्योंकि अपन देखेंगे पलटा तो किस तरीके से पलटा। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि इसमें भी ये जो बीकर होगा वो एक बिंदु की तरह नहीं होगा। तो इसमें भी अपन कह सकते हैं ये बिंदु वस्तु नहीं होगा। तो बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। ये चारों एग्जाम्पल अपन अच्छे से कर लेते हैं तो बिंदु वस्तु को अपन किसी को भी आसानी से समझा सकते हैं कि बिंदु वस्तु बिंदु जैसा दिखता है वो नहीं होता। बिंदु वस्तु होता है कि किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु के आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान लेते हैं। सिंपल भाषा में तो ये होता है। और बाकी इनमें अध्ययन अपन किस तरीके से कर रहे हैं, यानी अपने को जो 2 चीज़ें दी हैं वो क्या उस वस्तु के तुलनात्मक है या उस वस्तु से बहुत ज़्यादा है। तो इस पे अपन कहते हैं कि बिंदु वस्तु कौन होगी और कौन नहीं होगी, वो पहले से डिसाइड नहीं होता, वो दिए गए उदाहरण को पढ़ने के बाद ही पता चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बिंदु वस्तु आपको अच्छे से समझ में आया होगा।